हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिपल एक्स एग्रीकल्चर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं लवप्रीत सिंह आपको सेकेंड ईयर फर्स्ट सेम का सब्जेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फर्स्ट यानी कि खरीफ क्रॉप्स की स्टडी करवाऊंगा, जिसका कोड है एग्रोन 211। तो अपने बात करते हैं बेसिकली खरीफ क्रॉप्स की, क्योंकि अपना सब्जेक्ट है खरीफ क्रॉप्स। इसके अंदर मेनली क्या होता है कि अपने को सारी की सारी फसलें पढ़नी है कि फसलों को कब उगाना है, कैसे उगाना है, साइंटिफिक तरीके से उगाना है, कब उनकी हार्वेस्टिंग करनी है, कैसे उसके अंदर पेस्ट एंड डिजीज़ का कंट्रोल करना है। यानी कि अपने को साइंटिफिक तरीके से उसके अंदर क्या करनी है, खेती करनी है। और उसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगा कि अपने को कैसे कैसे किस किस समय पर क्या क्या इसके अंदर टेक्निक्स अपनानी है, क्या क्या अपने को काम करने हैं और किस तरह से अपने को इसकी खेती करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या कहते किसे हैं, यानी कि खरीफ क्रॉप्स की फसलें होती क्या हैं। कहने का मतलब है खरीफ क्रॉप की डेफिनेशन ये है कि वे फसलें जिनकी बुआई मई जून माह के अंदर की जाती है, वे फसलें खरीफ क्रॉप्स की फसलें कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कौन सी, कॉटन, ग्वार, मूंग, ये सब फसलें कौन सी हैं, खरीफ क्रॉप की फसलें हैं। तो अपने स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात का ध्यान रखना कि सभी फसलों के अंदर जो पॉइंट्स हैं वो सेम रहेंगे। क्यों, इसके अंदर पॉइंट्स हैं हर एक फसल के अंदर। जैसे सबसे पहले बॉटनिकल नेम आ गया उसका, फिर उसके बाद उसका क्लाइमेट, इस तरह से जितने भी टॉपिक हैं उन सभी को ध्यान रखना। और कोई भी जो उसका पॉइंट है वो ऊपर नीचे ना हो पाए। इनको पॉइंट के आधार पर ही अपने को क्या है, इसकी खेती करनी है। तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। और इसका एक बेनिफिट ये होगा कि जो मैं आपके इस इंट्रो के अंदर जो बताने जा रहा हूँ खरीफ क्रॉप के जो पॉइंट्स, तो ये लगभग सभी क्रॉप्स के अंदर आधे से ज़्यादा जो पॉइंट है वो सेम रहेंगे। यानी कि अगर मान लीजिए अगर 20 पॉइंट्स हैं तो उसके अंदर से 10 या 12 पॉइंट सेम रहेंगे। तो अपने को सिर्फ उस दूसरी क्रॉपों कितने याद करने हैं, 7 या 8। इस प्रकार से 50% जो क्रॉप्स हैं वो अपने को आज ही याद हो जाएंगी एक इस लेक्चर के अंदर, कि जो मेनली जो पॉइंट्स हैं वो सभी के अंदर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, अगर अपने खरीफ क्रॉप करते हैं तो उसका जो क्लाइमेट है यानी कि जलवायु, क्यों खरीफ क्रॉप की बोइंग किसमें होती है, मई जून माह में। जितनी भी क्रॉप्स होंगी उनकी सोइंग अपने कब करेंगे, मई जून माह के अंदर करेंगे। तो उनकी जो जलवायु है यानी कि क्लाइमेट है वो सभी के अंदर क्या रहेगा, सेम। यानी कि अपने को एक लाइन याद करनी है जो सभी क्रॉप्स के अंदर क्लाइमेट के अंदर वो ही चलेगी। इस तरह से कुछ पॉइंट्स होंगे जो आपको बताता जाऊंगा, वो सभी के अंदर सेम रहेंगे। बाकी जो चेंज होंगे वो अपने को याद करने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ पॉइंट्स के अंदर डाटा होगा और हर क्रॉप का डाटा अलग अलग होता है, तो वो अपने को याद करना पड़ेगा। तो अपनी स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले क्रॉप को स्टार्ट करने से पहले उसका क्या लिखते हैं, कॉमन नेम। कोई भी क्रॉप स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ऊपर उसका पर क्या लिखेंगे, कॉमन नेम, यानी कि उसका साधारण नाम। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख देंगे। जैसे कि अगर कॉटन है तो कॉटन और नीचे हिंदी में लिख देंगे कपास, या उसके अलावा उसका कोई और भी नाम है तो वो अपने उसका लिख देंगे जिस नाम से वो जानी जाती है। उसके बाद कॉमन नाम लिखने के बाद सीधा अपने स्टार्टिंग करनी है उसका वानस्पतिक वर्गीकरण। कहने का मतलब बोटेनिकल क्लासिफिकेशन करना है। साधारण नाम यानी कि उसका कॉमन नाम लिखने के बाद उसका अपने क्या करेंगे, बोटेनिकल क्लासिफिकेशन। बोटेनिकल क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले अपने उस क्रॉप का बोटेनिकल नेम जो भी है वो लिख देंगे। जैसे अगर कॉटन है तो गोसिपियम स्पीसीज लिख देंगे। उसके बाद उसकी लिखेंगे फैमिली। कहने का मतलब हिंदी के अंदर उसको कहते हैं कुल, यानी कि उसकी जो भी कुल फैमिली, ग्रेमिनी, मालवेसी जो भी है वो अपने उसके अंदर क्या लिख देंगे, उसकी फैमिली लिख देंगे। उसके बाद आता है क्रोमोसोम नंबर, यानी कि गुणसूत्र संख्या। उस क्रॉप के गुणसूत्र संख्या यानी कि क्रोमोसोम नंबर अपने लिख देंगे। क्रोमोसोम नंबर हमेशा n बराबर 13 या फिर 2n बराबर 26 इस तरह से लिख सकते हैं। n बराबर 13 यानी कि 2n बराबर 26। अगर n को ज्ञात करना है तो अपने को n बराबर कितने हैं, तो n यानी कि 26। इसके शुरू में जो 2 था वो कहाँ चला गया, नीचे। तो
कितना आ गया 13, यानी कि n बराबर 13। और अगर 2n लिखेंगे तो ऐसे लिखना 2n बराबर 26, यानी कि n यानी कि विषम में आएगा, अगर 2n होगा तो वो सम में आएगा, सम और विषम में। इस तरह से फिक्स होगा, ऐसा नहीं होगा कि 2n बराबर आप लिख दो कहीं पर 25, तो ये किसी हिसाब से सॉल्व नहीं हो पाएगा, ये सम संख्या में ही आएगा। क्रोमोसोम नंबर लिखने के बाद उसके बाद एक और नीचे लिखेंगे इसका ओरिजिन, यानी कि उत्पत्ति स्थान, जो भी है, इंडिया है, एशिया है, चाहे किसी और कंट्री का नाम है, वो अपने यहाँ पे लिख देंगे कि इसको भारत के अंदर कहाँ से लाया गया, या सबसे पहले खेती इसकी किस देश के अंदर या किस जगह पे, किस प्लेस पे होती थी, वो उस किसके अंदर, ओरिजिन के अंदर अपने लिख देंगे। ये जो चीज़ें ये अपने को याद करनी पड़ेंगी, ये हर क्रॉप की अलग अलग होगी। उसके बाद बात आती है उस क्रॉप की इम्पोर्टेंस एंड यूज, यानी कि महत्व व उपयोग, यानी कि उस क्रॉप की सोइंग अपने क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, उसका क्या महत्व है और उसका क्या उपयोग है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए अपने कॉटन की खेती किस लिए की जाती है, फाइबर यानी कि रेशे की प्राप्ति के लिए, रेशे की प्राप्ति के लिए किसकी, कॉटन की अपने खेती करते हैं। और उसके साथ साथ जो इसकी लकड़ियाँ उसका उपयोग इसके लिए किया जाता है, ईंधन के रूप में किया जाता है। और जिसको इसके जो ग्रेन है यानी कि बिनोला, जिसे बिनोला कहते हैं, उसका उपयोग इसके लिए किया जाता है, पशुओं के चारे के यानी कि खल के रूप में किया जाता है। तो इस प्रकार से अपने को लिखना है कि उस खेती का क्या उपयोग है, उसकी खेती किस लिए करते हैं, उसका क्या महत्व है, उपयोग है। अगर मूंग की बात करें तो मूंग का उपयोग किस लिए किया जाता है, दाल के लिए किया जाता है, बढ़िया बनाने के लिए किया जाता है, तो वो अपने इसके अंदर महत्व उपयोग के अंदर लिख देंगे। क्यों, दाल के अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, वो चीज़ें महत्व उपयोग के अंदर लिखी जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के अंदर क्या लिखना है कि कौन से देश के अंदर सबसे ज़्यादा इसकी खेती की जाती है और कौन से देश के अंदर सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन प्राप्त होता है। उसके बाद भारत के अंदर कितने क्षेत्रफल के अंदर इसकी खेती की जाती है और भारत के किस राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा खेती की जाती है और किस राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा उत्पादन की प्राप्ति होती है, वो अपने को इसके अंदर क्षेत्रफल के अंदर लिखना है, जो हर क्रॉप का क्या होगा, अलग अलग होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है जलवायु, यानी कि क्लाइमेट। अब ध्यान रख लेना, ये सभी क्रॉप्स के अंदर क्या रहेगा, सेम रहेगा, सभी क्रॉप्स के अंदर सेम रहेगा। इसके अंदर अपने को क्या लिखना है कि इन फसलों की अच्छी वृद्धि के लिए कौन सी ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल यानी कि कटिबंधीय या उष्ण कटिबंधीय जलवायु यानी कि क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। और टेम्परेचर कितना चाहिए इसके अंदर, टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अच्छी वृद्धि या विकास के लिए उपयुक्त रहता है, यानी कि 30 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये अपने के अंदर जलवायु के अंदर लिखना है। और ये सभी क्रॉप्स के अंदर लगभग क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर ये एक बार याद कर लिया तो सभी क्रॉप्स के अंदर क्लाइमेट क्या रहेगी, अपनी सेम रहेगी, कोई भी चेंज नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अपने क्या बात कर रहे हैं, खरीफ क्रॉप की। और खरीफ क्रॉप के अंदर सभी फसलों की बुआई किसके अंदर हो जाती है, मई जून माह के अंदर हो जाती है। और इसलिए सभी के अंदर क्या रहेगा, ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रहेगा। और उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। वो भी क्या है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो भी सभी फसलों के अंदर क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट है अपना क्या, सोयल यानी कि भूमि। लगभग सभी फसलों, एक या दो फसलों को छोड़कर बाकी सभी फसलों के अंदर ये पॉइंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर उनके अंदर भी अपने वही लिख देते हैं तो भी ठीक है, लेकिन सिर्फ एक पैडी यानी कि धान को छोड़ देना, उसके अंदर ये नहीं चलेगा, बाकी सभी के अंदर ये अपना आराम से चलेगा। सोयल पौधों की अच्छी वृद्धि यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, गुड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कौन सी
सोयल भूमि की अच्छी यानी कि पौधों की अच्छी वृद्धि या विकास के लिए कौन सी? सैंडिलोमी क्रॉप की, सैंडिलोमी भूमि की आवश्यकता होती है। सैंडिलोमी या लोमी, यानी कि कहने का मतलब बलुई दोमट या दोमट मृदा। बलुई दोमट या दोमट मृदा पौधों की अच्छी वृद्धि या विकास के लिए उपयुक्त रहती है और जिसका पीएच मान 5.5 से 7.0 होना चाहिए। ये का ये क्या रहेगा? सभी के अंदर सेम रहेगा। सैंडिलोमी या लोमी मृदा, बलुई दोमट या दोमट मृदा जिसका पीएच मान 5.5 से 7.0 हो, वो क्या है? पौधों की अच्छी वृद्धि या विकास के लिए उपयुक्त रहती है। बाकी सभी के अंदर ये सेम रहेगा। एक तो पैडी के अंदर नहीं आएगा और दूसरा अगर कॉटन की बात करें तो कॉटन के अंदर ध्यान रख लेना कि अपने को क्या लिखनी है? ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल लिख देंगे तो सबसे अच्छा है, नहीं तो अगर वो नहीं याद रहता, अगर ये भी लिख देंगे तो भी वो गलत नहीं होगा। लेकिन पैडी के अंदर ये नहीं चलेगा, पीएच इतना ही चलेगा, पीएच की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसके अंदर ये मृदाएं बलुई दोमट या दोमट मृदा नहीं चलेगी। उसके बाद बात करते हैं फिर नेक्स्ट की, वो भी सभी के अंदर सेम रहेगा। पहले अपन ने ज्ञात कर ली जलवायु, जलवायु के बाद अपने पास जलवायु भी उपयुक्त है, उसके बाद भूमि भी अपने अनुकूल है यानी कि फेवरेबल है, तो उसके बाद अपने क्या है? उसकी को सोइंग कर सकते हैं, यानी कि अपने को उस फसल की क्रॉप बुआई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले सोइल के बाद अपने आएगा सोइल प्रिपरेशन, यानी कि भूमि की तैयारी। कोई भी काम करने से पहले उसकी तैयारी तो करनी पड़ती है, तो यहाँ पे भी सोइंग करनी है। उससे पहले भूमि की अपने क्या करेंगे? तैयारी करेंगे। भूमि की तैयारी के अंदर क्या होगा कि एक तो फर्स्ट 1 डीप प्लोइंग विद प्लो, यानी कि मिट्टी पलटने वाले हल से एक गहरी जुताई करते हैं। उसके बाद 2 से 3 यानी कि 2 से 3 जो जुताई है वो किससे करेंगे? कल्टीवेटर से या देसी हल से करते हैं। और जो जुताई करने के बाद भूमि के ऊपर पाटा चलाकर उसको समतल यानी कि पाटा यानी कि लेवल चलाकर भूमि को समतल यानी कि लेवल कर दिया जाता है। तो ये अपनी थी भूमि की तैयारी, जो क्या रहेगी? सभी के अंदर क्या रहेगी? सेम। पहले अपने पढ़ा था क्लाइमेट, वो भी सेम रहेगा। फिर जो सोइल थी वो भी सेम रहेगी। अब आती है सोइल प्रिपरेशन, वो भी क्या रहेगी? सभी क्रॉप्स के अंदर क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो अपने ये 3 पॉइंट्स हैं वो सभी के अंदर अभी तक क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। उसके बाद वैरायटीज़, तो वैरायटीज़ आपको पता ही है कि हर एक क्रॉप की क्या होती है? अलग अलग होती है, और जिनको याद रखना सबसे मुश्किल होता है। तो बात यह है कि वैरायटीज़ अपने को याद रखनी पड़ेंगी, अपने को ज़्यादा नहीं, बस हर एक क्रॉप की मेनली जो उनकी पॉपुलर वैरायटीज़ हैं 2 या 3 वो ही याद रखनी है। तो वैरायटीज़ हैं हर क्रॉप की अलग अलग है, ये अपने को याद रखनी पड़ेगी, ये सभी के अंदर सेम नहीं रहेंगी। तो उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद फिर सीड एंड सीड ट्रीटमेंट। सीड एंड सीड ट्रीटमेंट, इस चीज़ का हमेशा याद रखना कि अपने को जब भी कभी बुआई करनी है तो जो अपना बीज है, सीड है, वो कौन सा होना चाहिए? सर्टिफाइड होना चाहिए। फाउंडेशन हो तो अच्छी बात है, लेकिन वो सर्टिफाइड तो होना ही चाहिए। सर्टिफाइड सीड की ये अपने को क्या करनी है? हमेशा सोइंग करनी है। उसके बाद बीज तो सर्टिफाइड होना ही चाहिए उसके साथ, लेकिन उसका सीड ट्रीटमेंट भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि 50% जो डिजीज़ है वो सीड के द्वारा ही, सीड के साथ ही होती है, जो शुरू से उसके साथ चिपकी होती है, जिनको कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक होता है। और सीड ट्रीटमेंट करने के लिए जो मेथड है वो कौन सा मेथड है? सीड ट्रीटमेंट का एक मेथड है, कौन सा मेथड है? उसका नाम है FIR। F मीन्स फंगिसाइड, I मीन्स इंसेक्टिसाइड, R मीन्स राइजोबियम। तो सबसे पहले जो सीड ट्रीटमेंट करना है वो फंगिसाइड से करना है। फंगिसाइड के लिए क्या करना है? 2 ml पर kg सीड के हिसाब से रिक्वायरमेंट है फंगिसाइड की, और इंसेक्टिसाइड की भी 2 ml पर kg सीड। राइजोबियम की बात करें तो 3 से 5 ग्राम पर केजी सीड इनका उपयोग किया जाता है। तो
हमेशा जो सीड ट्रीटमेंट है वो इस मेथड से करना है। सबसे पहले फंगीसाइड से करना है, फिर इंसेक्टिसाइड से करना है, फिर राइजोबियम से करना है। ये तो आ गया अपना क्या हो गया सीड ट्रीटमेंट। उसके बाद अपने बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो वो है सीड रेट यानी कि बीज दर। सीड रेट यानी कि बीज दर। सीड रेट हर एक क्रॉप की क्या रहती है, अलग अलग रहती है। जो यानी कि कुछ डाटे हो जाएंगे जो अपने को क्या होंगे याद रखने पड़ेंगे। जैसे सीड रेट हो गया, इसके बाद स्पेसिंग आएगा, तो ये चीज़ें अपने को क्या करनी पड़ेंगी, हमेशा याद रखनी पड़ेंगी। क्यों, हर एक क्रॉप की ये क्या होती है, सीड रेट अलग अलग होती है, उसकी अलग अलग प्लांट पॉपुलेशन होती है, उसकी अलग अलग स्पेसिंग होती है। तो इस बात का अपने को ध्यान रखना है। जो चीज़ें ये इनको याद करना पड़ेगा, जो सभी के अंदर सेम नहीं चलेंगी। तो सीड रेट बीज दर जो अपने को हर क्रॉप की अलग होगी वो अपने को याद रखनी पड़ेगी। तो उसके बाद अपना नेक्स्ट है फिर इसके अंदर स्पेसिंग। सीड रेट के बाद स्पेसिंग क्या होती है, यानी कि पौधे से पौधे के बीच की दूरी और लाइन से लाइन के बीच की दूरी क्या कहलाती है, स्पेसिंग यानी कि अंतरण। हिंदी के अंदर अंतरण कहते हैं इसे, स्पेसिंग यानी कि अंतरण, जिसे L/P से भी जाना जाता है, व्यक्त किया जाता है। अगर L/L यानी कि लाइन से लाइन टू लाइन, लाइन से लाइन की दूरी, P/P यानी कि प्लांट से प्लांट की दूरी। इस चीज़ का हमेशा अपने को याद रखना है, जो सभी क्रॉप्स के अंदर क्या होंगी, अलग अलग होंगी। उसके बाद स्पेसिंग हो गया अपना, सीड रेट होगी, स्पेसिंग होगी। तो उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है सोइंग मेथड। सोइंग मेथड यानी कि उसकी बुआई कैसे की जाती है। ज़्यादातर तो इन खरीफ क्रॉप्स की बुआई है वो सीड ड्रिल के द्वारा की जाती है, लेकिन कुछ एक क्रॉप है जिनकी बुआई ब्रॉडकास्टिंग विधि द्वारा भी कर लेते हैं। जैसे कि बाजरा हो गया, पर्ल मिलेट हो गया, यानी कि जैसे, और मूंग हो गया अपना। कुछ एक क्रॉप की बुआई सीड ड्रिल द्वारा भी होती है और ब्रॉडकास्ट विधि द्वारा ही होती है, लेकिन ज़्यादातर साइंटिफिक तरीके के अंदर ज़्यादातर जो बुआई है वो अपने सीड ड्रिल द्वारा ही करते हैं। तो हमेशा याद रखना, सोइंग मेथड तो हो गया अपना ये कौन सा, सीड ड्रिल द्वारा या ब्रॉडकास्टिंग द्वारा, लेकिन जो डेप्थ ऑफ सोइंग है, जो डेप्थ ऑफ सोइंग है वो सभी क्रॉप्स के अंदर 2 से 3 सेंटीमीटर ही रखी जाती है। अगर इससे ज़्यादा गहराई पर अपने क्या है बीज की बुआई कर देंगे, डेप्थ ऑफ सोइंग यानी कि बीज को कितनी गहराई पर बोना है, अगर इसकी ज़्यादा गहराई पर 2 या 3 सेंटीमीटर ही रखते हैं, और अगर इससे ज़्यादा यानी कि आप 7 या 8 सेंटीमीटर पर इसकी बुआई कर देते हो, 7 या 8 सेंटीमीटर पर इसकी बुआई करते हैं, 2 या 3 तो हमेशा मेनली है, इसे 3 से 5 सेंटीमीटर तक भी, किसी दूसरी बुक्स के अंदर 3 या 5 सेंटीमीटर तक भी लिखा हो सकता है, लेकिन 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मेनली 2 या 3। अगर इससे ज़्यादा इसकी गहराई तक आप बुआई करते हो तो उनका जर्मिनेशन नहीं हो पाता है और प्लांट पॉपुलेशन अपनी क्या हो जाती है, कम रह जाती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है अपना मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। जो डेप्थ ऑफ सोइंग है वो सभी के अंदर क्या रहेगी, सेम रहेगी ये भी। उसके बाद मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इसका मैं एक तरीका बताता हूँ, क्योंकि फसलें ये भी सभी के अंदर लगभग सेम रहेगा। फसलें 2 प्रकार की होती हैं, एक तो लेग्यूम और एक नॉन लेग्यूम। दोनों का मैं तरीका बता देता हूँ, एक बार याद रख लोगे कि लेग्यूम में कितनी चाहिए और नॉन लेग्यूम में कितनी चाहिए, तो हमेशा इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर में सबसे पहले लिखेंगे FYM 200 से 250 क्विंटल पर हेक्टेयर, चाहे लेग्यूम हो चाहे नॉन लेग्यूम हो, सभी के अंदर क्या रहेगा, ये सेम रहेगी। FYM यानी कि फार्म यार्ड मैन्योर यानी कि गोबर की खाद 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर या 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर, यानी कि 1 टन में कितने 10 क्विंटल होते हैं, 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर। उसके बाद बात आती है अगर क्रॉप कौन सी है, लेग्यूम। अगर क्रॉप लेग्यूम है तो उसके अंदर NPK 30, 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर
देते हैं। और अगर क्रॉप नॉन लेग्यूम है तो नाइट्रोजन की मात्रा सीधी दुगनी हो जाती है, 60-40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की बात करें, जो FYM है वो सारी सॉइल प्रिपरेशन के समय भूमि के अंदर देनी है। जो FYM है वो सारी की सारी सॉइल प्रिपरेशन के समय भूमि के अंदर देनी है। और जो जितने भी अपने फर्टिलाइजर हैं उनकी आधी मात्रा सॉइल प्रिपरेशन यानी कि भूमि की तैयारी के समय और आधी मात्रा ऊपर फर्स्ट या सेकंड सिंचाई के अंदर अपने को देनी है। उसके बाद अपना नेक्स्ट है इरिगेशन, यानी कि सिंचाई। सिंचाई आपको पता ही है कि हर एक क्रॉप की अलग अलग क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट होती है, तो सिंचाई भी क्रॉप के अकॉर्डिंग ही होगी। किसी क्रॉप को 3 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है, किसी को 1 या 2, किसी को होती ही नहीं है। तो इस बात का हमेशा अपने को क्या है ध्यान रखना है। जो सिंचाई है वो क्रॉप के अकॉर्डिंग होगी, ये अपने को याद करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट है वीडिंग एंड होइंग, यानी कि निराई गुड़ाई। कहने का मतलब वीड कंट्रोल, यानी कि कहीं से कई बार ऐसा भी लिखा जा सकता है, वीड कंट्रोल भी लिख सकते हैं, यानी कि खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण के अंदर कौन सी होती है, वीडिंग एंड होइंग, यही होती है निराई गुड़ाई। निराई गुड़ाई का उपयोग करते हैं या केमिकल का उपयोग कर लेते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जितनी भी खरीफ क्रॉप्स के अंदर है वो निराई गुड़ाई वो हमेशा सिंचाई से पहले की जाती है। यानी कि सिंचाई से 5 या 7 दिन पहले क्या करते हैं, निराई गुड़ाई कर देते हैं, उसके बाद ही क्या सिंचाई करते हैं। तो आप सभी के अंदर ऐसा लिख सकते हैं कि बुआई के 20 से 25 दिन बाद प्रथम निराई गुड़ाई की जाती है। और सिंचाई के अंदर आप लिख सकते हैं कि पहली सिंचाई 30 से 35 दिन के बाद करते हैं। उसके बाद दूसरी निराई गुड़ाई आवश्यकता अनुसार, यानी कि सीधी सी बात है, निराई गुड़ाई सभी के अंदर लगभग सेम ही रख सकते हो आप। सीधा सा लॉजिक याद रखना है कि पहली निराई गुड़ाई बुआई के 25 से 30 दिन बाद करते हैं और दूसरी निराई गुड़ाई आवश्यकता अनुसार या आवश्यकता पड़ने पर की जाती है। ये सभी के अंदर सेम रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हार्वेस्टिंग एंड विनोइंग, यानी कि कटाई व मढ़ाई। कटाई कब की जाती है, जब फसल पूर्णतया पक जाए, उसकी फलियां हैं वो भी पक जाती हैं, उनका कलर चेंज हो जाता है, पत्तियां हैं क्या वो सूख जाती हैं और नीचे गिर जाती हैं या उनका कलर चेंज हो जाता है, और तना है वो भी क्या है सूख जाता है। और जब दानों के अंदर यानी कि ग्रेन्स के अंदर मॉइस्चर की मात्रा 25% रह जाती है, कितनी 25 से 30% रह जाती है, तब क्या होती है इनकी कटाई हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। और थ्रेशर या कंबाइन यानी कि पावर चालित कोई भी पावर द्वारा इनको क्या है विनोइंग कर ली जाती है। यानी कि विनोइंग किसे कहते हैं, विनोइंग का मतलब है कटाई, यानी कि अपने उसको क्या हार्वेस्ट यानी कि काट लिया। विनोइंग का मतलब क्या है, ग्रेन दाने और भूसे को क्या है अलग करना, दाना एक तरफ आ जाए और जो भूसा है वो एक तरफ चला जाए। यानी कहने का मतलब ग्रेन और चाफ दोनों को अलग अलग कर देना क्या कहलाती है, विनोइंग कहलाती है। तो कटाई व मढ़ाई आपको समझ आ गई। उसके बाद लास्ट में क्या लिखना है, यील्ड। अपने को जितनी भी उपज की प्राप्ति यानी यील्ड की प्राप्ति होती है वो अपने लिख देते हैं। जैसे 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अपने को किसकी ग्रेन्स की शुद्ध दाने की प्राप्ति हुई वो अपने यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जो एक लास्ट टॉपिक है जो मेन जो सबसे बड़ा है और जिसको लास्ट में रखा गया है, उसके बाद एक लास्ट टॉपिक है जो सबसे बड़ा है जिसको लास्ट में रखा गया है, वो कौन सा है, प्लांट प्रोटेक्शन। प्लांट प्रोटेक्शन का क्या मतलब है, पादप सुरक्षा। पादप सुरक्षा से अपने बात करेंगे। पादप सुरक्षा कैसे करनी है इसकी, डिजीज एंड पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट। कीटों एवं बीमारियों से
कीट व बीमारियां एवं उनका नियंत्रण। था उनका नियंत्रण। तो ये जो है ये हर एक क्रॉप के अंदर लगभग अलग अलग लगती हैं और हर एक के अंदर अलग अलग पेस्ट लगते हैं। तो इनका अपने को क्या रखना है, ध्यान रखना है, ये अपने को याद करने पड़ेंगे। फिर भी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको कुछ सब के अंदर मेनली 2 या 3 ऐसी डिजीज़ बता दूंगा, यानी कि नंबर 1 विल्ट जो डिजीज़ है, यानी कि उकटा रोग, ये सभी के अंदर लगता है लगभग। उसके बाद दूसरा ब्लाइट यानी कि झुलसा रोग, ये भी लगभग मेनली सभी क्रॉप्स के अंदर आ जाती है। उसके बाद अगर पेस्ट की बात करें तो पेस्ट में टर्माइट यानी कि दीमक, हर एक क्रॉप के अंदर इसका प्रकोप होता है। दूसरा एफिड एंड जैसिड यानी कि हरा तेला और चेपा, इनका भी लगभग हर एक क्रॉप के अंदर क्या होता है, प्रकोप रहता ही रहता है, क्योंकि ये सकिंग पेस्ट है और हर क्रॉप के अंदर ये सकिंग पेस्ट आते ही आते हैं। तो इस प्रकार से 2-4 अपने याद रख लेंगे तो भी अपने इसके अंदर अपना काम चल जाएगा। लगभग अपने 2 या 3 नंबर इसके अंदर अपने पक्के हैं। और इनके बाद इनका देर मैनेजमेंट जितने भी रोग हैं उनका मैनेजमेंट किससे है, कि जितने भी रोग हैं फंगस या बैक्टीरिया द्वारा फैलते हैं। तो इन रोगों को नियंत्रण करने के लिए अगर फंगस से फैलते हैं तो इनको रोग का नियंत्रण करने के लिए अपने लगभग फंगीसाइड का उपयोग करते हैं। तो अपने को मेनली जो अपने फंगीसाइड शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, मैंकोजेब है, जनेब है, इनका उपयोग करना है। अगर कुछ नए ले लें तो डाइफेनाकोनाजोल, हेक्साकोनाजोल, एजेस्ट्रोबिन, तो ये कुछ नए जो फंगीसाइड आए हैं जो लेटेस्ट हैं वो आपको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मैं आपको बता दूंगा, वो अपने को याद करने हैं। और 1-2 याद रखेंगे तो वो सभी के अंदर अपना काम चल जाएगा। उसके बाद जितने भी इंसेक्ट हैं इनके कंट्रोल के लिए अपने जो पुराने पढ़ते थे मेलाथियोन है, एंडोसल्फान है, वो तो अपने को याद है ही हैं। लेकिन उसके अलावा जो लेटेस्ट आजकल चल रहे हैं जैसे मोनोक्रोटोफॉस, थाइमेथोसोम जिसे एक्टारा के नाम से जाना जाता है, अमीडाक्लोप्रिड जिसे अमीडा कहते हैं यानी कि कन्फिडोर कहते हैं, इमामेक्टिन जिसे प्रोक्लेम कहते हैं, ये अपने को नाम याद रखने होंगे। वो आपको मैं नए नाम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बता देंगे। इस प्रकार से जो अपना सेटअप होगा ये अपने को याद रखना है। लगभग आधे पॉइंट है वो अपने को सभी क्रॉप्स के अंदर सेम मिलेंगे, जैसे क्लाइमेट वो सभी के अंदर सेम रहेगी, सोयल वो सभी के अंदर सेम रहेगी, सोयल प्रिपरेशन वो सभी के अंदर अपना क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसके बाद क्या रह जाता है, उसके बाद मैन्योर एंड फर्टिलाइजर वो मैंने आपको बता ही दिया, वो सभी के अंदर सेम रहेगा। वीडिंग एंड होइंग, निराई गुड़ाई सभी के अंदर सेम रहेगी। यहाँ तक कि हार्वेस्टिंग भी लगभग सभी के अंदर सेम रहेगी। वो अपने को बस इतना ही लिखना है कि उसके पत्ते जब पीले पड़ जाएं यानी कि ग्रेन्स है तो मोस्टर बीज 25 से 30% रह जाता है तो उसकी कटाई कर लेनी चाहिए। ईल्ड अपने को याद रखनी पड़ेगी। प्लांट प्रोडक्शन अगर नहीं याद रहता है तो अपने इतना ही याद रख लेते हैं तो ये भी सभी के अंदर सेम काम चल जाएगा, अपने नंबर नहीं कटेंगे। यानी कि अगर 3 नंबर 4 नंबर का आता है तो 2 नंबर अपने फिर भी पक्के हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अपने क्या है, क्रॉप को स्टार्ट करेंगे, उसको बताएंगे कि क्रॉप किस तरह से की जाती है। लेकिन लगभग अभी आपको पता चल ही गया होगा कि क्रॉप के अंदर कौन कौन से पॉइंट हैं, उसको अपने को किस तरह से करनी है।